यह वीडियो हमारा बैंक समाधान विवरण के वह विकल्पीय प्रश्न पर यानी मल्टी चॉइस क्वेश्चन पर है। तो इसके पहले हम बैंक समाधान विवरण से संबंधित कई वीडियो बना चुके हैं। मल्टी चॉइस क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि बैंक समाधान विवरण क्यों बनाया जाता है। कि रोकड़ बही का या कैश बुक का बैंक कॉलम का शेष जो है पासबुक के शेष से डिफर करता है, अंतर आता है। उस अंतर को मिलाने के लिए हम बैंक समाधान विवरण बनाते हैं। यानी कि कैश बुक के क्रेडिट या डेबिट शेष में पासबुक के क्रेडिट या डेबिट शेष में जो डिफरेंस आया है वो किन कारणों से आया है, उन कारणों को कन्फर्म करने के लिए हम बैंक समाधान विवरण तैयार करते हैं। कैश बुक के डेबिट साइड की जो एंट्री होती है वो पासबुक के क्रेडिट साइड में होती है और कैश बुक के क्रेडिट साइड की जो एंट्री होती है वो पासबुक के डेबिट साइड में होती है। इसी तरीके से पासबुक के क्रेडिट साइड की एंट्री डेबिट साइड में होती है और पासबुक के डेबिट साइड की एंट्री कैश बुक के क्रेडिट साइड में होती है। अगर कैश बुक का डेबिट शेष होता है तो डिपॉजिट विद बैंक होता है और कैश बुक का क्रेडिट शेष होता है तो वो ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक कहलाता है। दूसरी तरफ इसका जस्ट अपोजिट पासबुक का जब क्रेडिट शेष होता है तो डिपॉजिट विद बैंक होता है और पासबुक का जब डेबिट शेष होता है तो वो ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक होता है। अगर हम कैश बुक के डेबिट शेष को लेकर के बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं तो पासबुक का क्रेडिट शेष तैयार होता है। इसी तरीके से अगर हम कैश बुक के क्रेडिट शेष का यानी ओवरड्राफ्ट को लेकर के बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं तो पासबुक का डेबिट शेष तैयार होता है। या इसके विपरीत हम जाएं, पासबुक का क्रेडिट शेष यानी कि जो डिपॉजिट विद बैंक है उसको लेकर के हम बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाएं तो कैश बुक का डेबिट शेष मालूम होगा। दूसरी तरफ जब ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक हो या डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक हो, हम बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाएं तो कैश बुक का क्रेडिट शेष यानी ओवरड्राफ्ट मालूम होता है। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस या मल्टी चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं, इसके लिए हमने अपने वीडियो में कुछ क्वेश्चन डाले हैं। तो देखेंगे कि पहला क्वेश्चन जो इनका है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का बहुविकल्पीय प्रश्न का या एमसीक्यू का पहला क्वेश्चन हमने दिया है कि बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट कैन बी स्टार्टेड विद। बैंक समाधान विवरण किस शेष से हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने कहा कि कैश बुक के डेबिट क्रेडिट, पासबुक के डेबिट क्रेडिट के शेष यानी 4 तरह के बैलेंसों से हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसमें जो दिया है पहला कि ये डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक, ये क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक या क्रेडिट और डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक, इन चारों बैलेंसेस से हम बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बना सकते हैं। इसलिए इसका जो ऑप्शन डी दिया गया है ऑल ऑफ दी अबव यानी उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। दूसरा देखेंगे सेकंड क्वेश्चन जो है इनका कि बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इज़ ए पार्ट ऑफ, यानी किसका भाग है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। क्या कैश बुक का पार्ट है या पासबुक का पार्ट है या सेपरेट शीट है या ऑल ऑफ दीज है। यानी बैंक समाधान विवरण किसका एक भाग है, ये कैश बुक का एक पार्ट माना जाएगा या पासबुक का एक पार्ट माना जाएगा, अलग से कोई सीट बनाई जाएगी, उपरोक्त सभी। तो इसमें जो है अलग से सीट लेकर के हम बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं क्योंकि जब कैश बुक का जो बैलेंस है और पासबुक के बैलेंस में जो डिफरेंस आया है तो उस कैश बुक के बैलेंस से और पासबुक के बैलेंस में हम कोई एडजस्टमेंट जो है यानी कोई एंट्री अलग से उसमें नहीं कर सकते हैं, बल्कि एक अलग से सीट बनाते हैं कि ये बताने के लिए
कि हमारा जो कैश बुक का बैलेंस है क्या वो पासबुक के बैलेंस से टैली कर रहा है कि नहीं, तो उस सीट को अलग से ये अटैच किया जाता है। तो यानी कि जो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट है एक सेपरेट सीट होती है, यानी इसका आंसर सी होगा। इसी तरीके से तीसरा क्वेश्चन कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज टू बी प्रिपेयर्ड बाई, बैंक समाधान विवरण बनाएगा कौन, किसको बनाने की ज़रूरत पड़ती है, तो ये जो बैंक का कस्टमर होता है यानी कि जो ग्राहक यानी व्यापारी जो करंट अकाउंट होल्डर होता है वो अपना बनाते हैं, यानी कि ऑफिसों के जो अकाउंटेंट होते हैं उनका बैंक से जो ट्रांजैक्शन होता है उस ट्रांजैक्शंस में जो डिफरेंस आता है उसको मिलाने के लिए बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाया जाता है, यानी जो बैंक का कस्टमर है वो बनाता है। तो जो इसके ऑप्शन दिए गए हैं उसमें कस्टमर्स हैं, बैंक है, ऑडिटर्स है, ऑल ऑफ दीज है, यानी ग्राहक द्वारा बना सकते हैं, बैंक द्वारा बना सकते हैं, या जो है अंकेक्षक द्वारा, या सभी के द्वारा। तो इसमें बैंक समाधान विवरण हम केवल ग्राहक के द्वारा या कस्टमर्स के द्वारा बना सकते हैं, इसलिए ये नंबर इसका जो आंसर होगा ए होगा। इसके बाद अमेंडेड कैश बुक इज़ प्रिपेयर्ड व्हेन, जो संशोधित रोकड़ पुस्तक है उसको हम कब बनाते हैं, इसको एडजस्टेड कैश बुक भी कहते हैं। तो अमेंडेड कैश बुक कब बनाते हैं कि अगर ये क्वेश्चन में कहा जाए इट इज़ रिक्वायर्ड इन द क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में कहा जाता है कि आप अमेंडेड कैश बुक बनाइए। इसके अलावा समटाइम्स सम एंट्रीज हैव बीन रिकॉर्डेड इन द पासबुक बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक, कुछ एंट्रियाँ जो हैं पासबुक में हुई रहती हैं लेकिन रोकड़ पुस्तक में अभी नहीं होती हैं, उनको करने के लिए हम अमेंडेड कैश बुक बनाते हैं। सी में दिया है कि सम एंट्रीज ओमिटेड इन द कैश बुक, कुछ एंट्री जो है कैश बुक में भूल गई होती है, नहीं करते हैं, जैसे हमने किसी से चेक मिला और उसके रिसीविंग जो है हमने रिसीट साइड में नहीं लिखा बल्कि सीधे हमने भेज दिया कलेक्शन के लिए बैंक में, या किसी को चेक हमने इशू किया वो चेक जो है हमने ग्राहक कस्टमर्स को या सप्लायर को हमने दे दिया और पता चला कि हमने कैश बुक में एंट्री करना हम भूल गए। तो जो अमेंडेड कैश बुक है या एडजस्टेड कैश बुक है इसमें ऐसी एंट्री की जाती है जो अभी तक कैश बुक में नहीं हुई है और ऐसी एंट्री को होना चाहिए था। तो इस तरीके से ये जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं यानी इसका जो विकल्प है वो डी होगा, यानी ऑल ऑफ दिस, यानी कि ये जो तीनों चारों आंसर के वो दिए हैं विकल्प अल्टरनेट, वो सभी के सभी के लिए हमें बनानी पड़ती है संशोधित रोकड़ पुस्तक, या इसको हम क्या कहते हैं कि एडजस्टेड कैश बुक या अमेंडेड कैश बुक। पांचवा क्वेश्चन कि फाइंड आउट द बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक व्हेन ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक इज रुपीज़ कितना है 10,000 एंड अनकलेक्टेड चेक इज रुपीज़ 4,000। बैंक के ओवरड्राफ्ट के अनुसार जो है पासबुक के अनुसार ओवरड्राफ्ट 10,000 रुपया है और अनकलेक्टेड चेक हमारा कितना है 4,000 रुपया। तो हमारा जो रोकड़ पुस्तक के अनुसार ओवरड्राफ्ट होगा या बैंक शेष होगा वो कितना होगा। तो जैसा कि ये कहा गया कि ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक 10,000 रुपये है और अनकलेक्टेड चेक यानी कि जो चेक जमा नहीं हुआ है वो 4,000 रुपया है। तो अगर ये 4,000 रुपया जमा हो जाएगा 10,000 में तो कितना बैलेंस बच जाएगा 6,000 रुपये ये ओवरड्राफ्ट बचेंगे। तो इस तरीके से इसका न तो फेवरेबल बैलेंस होगा बल्कि अनफेवरेबल बैलेंस यानी ओवरड्राफ्ट माना जाएगा। कितना माना जाएगा 6,000, ये इसका विकल्प यानी आंसर बी है, न तो इसका सी है और न तो इसका आंसर डी है। इसके बाद जो छठा क्वेश्चन छठे में कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड ड्यू टू द डिफरेंस बिटवीन, क्यों बनाया जाता है बैंक समाधान विवरण, इसके क्या कारण हैं। वो कारण है कि क्या कैश बुक के कैश कॉलम और बैंक कॉलम से बनाया जाता है, यानी कैश बुक के कैश कॉलम और बैंक कॉलम में जो डिफरेंस है उसके कारण बनाया जाता है, ऐसा नहीं। जो कैश बुक का डिफरेंस है बैंक डिपॉजिट के लिए और पासबुक का जो डिफरेंस वो बैलेंस है डिपॉजिट का कस्टमर का, उनके दोनों में डिफरेंस आता है तो बनाते हैं।
तो इस तरीके से पहला जो इनका अल्टरनेट पहला विकल्प जो है वो गलत है, क्योंकि कैश बुक के कैश कॉलम से हमें बैंक बैलेंस से कोई मतलब नहीं होता है। दूसरा है बी, कैश बुक का कैश कॉलम और पासबुक का जो शेष है, पासबुक का बैलेंस तो लिया जाता है, लेकिन कैश बुक का हम बैंक बैलेंस लेते हैं, बैंक कॉलम का बैलेंस लेते हैं। इस विकल्प में कैश कॉलम दिया है, इसलिए हम कैश को कॉलम को नहीं लेते हैं। तो ये भी आंसर बी वाला भी गलत है। कैश बुक का बैंक कॉलम यानी कि कैश बुक में जो बैंक कॉलम का बैलेंस है उस बैलेंस को लेते हैं, या पासबुक में जो शेष है उसको लेते हैं। तो ये आपका सी विकल्प जो है सही होता है, क्योंकि जो डिफरेंसेस आते हैं वो बैंक बैलेंस किससे मालूम होता है, कैश बुक के बैंक कॉलम से और पासबुक से। तो ये आंसर सी सही होगा। डी में जो दिया है नन ऑफ दिस, ये भी गलत है। इस तरीके से सातवां क्वेश्चन में विच इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, दोहरा लेखा प्रणाली या डबल एंट्री सिस्टम क्या है कि जब हम किसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की वित्तीय लेन देन के एंट्री करते हैं तो एक अकाउंट को डेबिट करते हैं और दूसरे अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो डबल एंट्री सिस्टम में हम क्या क्या तैयार करते हैं, सबसे पहले जर्नल एंट्रीज यानी जर्नल बुक होती है या प्रिलिमिनरी बुक्स होती है, उसके बाद लेजर होता है और उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फिर फाइनल अकाउंट बनाते हैं। तो यहाँ पर जो दिया गया क्वेश्चन में कि इनमें से कौन सा दोहरा लेखा प्रणाली का भाग नहीं है, विच इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। ट्रायल बैलेंस जो है डबल एंट्री सिस्टम में तैयार किया जाता है, जर्नल जो है डबल एंट्री सिस्टम में तैयार किया जाता है, क्योंकि सबसे पहले एंट्री जो ट्रांजैक्शन की होती है जर्नल में होती है। कैश बुक भी है डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से तैयार करते हैं, जो कैश ट्रांजैक्शन होते हैं उनके लिए। और डी है आपका बैंक समाधान विवरण। बैंक समाधान विवरण एक ये सेपरेट सीट है, केवल अलग से सीट से बनाई जाती है और इसमें केवल हम जो डिफरेंसेस पड़े हैं कैश बुक और पासबुक के उनको एडजस्ट करके हम बैंक समाधान विवरण बनाते हैं, जो कि डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है, क्योंकि इसमें डेबिट क्रेडिट हम नहीं करते हैं बल्कि केवल प्लस और माइनस करते हैं। इसके बाद आठवां क्वेश्चन, द क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक इज ₹15,000, यानी रोकड़ पुस्तक के अनुसार क्रेडिट बैलेंस यानी ओवरड्राफ्ट कितना है, 15,000 है। एंड अनप्रेजेंटेड चेक इस 4,000, चेक जो इशू किया गया है बैंक में अभी प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए, वो 4,000 है। व्हाट विल बी दी बैलेंस एज पर पासबुक, पासबुक के अनुसार क्या बैलेंस होगा। तो 15,000 रुपया इनका कैश बुक का ओवरड्राफ्ट शो कर रहा है और उसमें जो है 4,000 रुपये का ये अनप्रेजेंटेड चेक यानी चेक इशू कर दिया गया है, इसमें से ओवरड्राफ्ट बढ़ गया है लेकिन बैंक में अभी बढ़ा नहीं है। तो हम 15,000 रुपये में से 4,000 रुपये को माइनस कर देंगे। इस तरीके से इसका आंसर 11,000 होगा, यानी कि पासबुक के हिसाब से ओवरड्राफ्ट कितना है, 11,000 है। जब वो चेक पासबुक में यानी बैंक में प्रेजेंट हो जाएगा तो उसमें से 4,000 का ओवरड्राफ्ट बढ़ करके 15,000 हो जाएगा। इसके बाद आठवां के बाद है नौवां क्वेश्चन, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक 20,000, कैश बुक के हिसाब से 20,000 का ओवरड्राफ्ट है। अनकलेक्टेड चेक यानी चेक जो है बैंक में जमा किया परंतु संग्रह नहीं हुआ, कलेक्ट नहीं हुआ, वो 5,000 रुपया है। एंड अनप्रेजेंटेड चेक इज 7,000, 7,000 रुपया है। व्हाट विल बी दी ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, यानी कि जब 20,000 रुपया दिया है तो उसमें अनकलेक्टेड चेक जो है 5,000 रुपया घट चुका है और अनप्रेजेंटेड चेक 7,000 रुपया जुट चुका है। हमें इस बैलेंस को यानी 20,000 को पासबुक के बराबर करना होगा। तो हम क्या करेंगे कि जो अनकलेक्टेड चेक इसमें 5,000 रुपया जुटा है उसको माइनस करेंगे, क्योंकि बैंक में अभी वो जमा नहीं हुआ है यानी वो ड्राफ्ट कम नहीं हुआ, तो 5,000 रुपया माइनस हो जाएगा। और अनप्रेजेंटेड चेक जब हम कस्टमर को यानी सप्लायर को हमने 7,000 रुपया दिया है तो उस कंडीशन में हमारा ओवरड्राफ्ट जो 7,000 रुपये से बढ़ गया होगा, यानी कि 7,000 रुपया हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे नहीं, 7,000 रुपया हम माइनस करेंगे और अनकलेक्टेड चेक जो 5,000 रुपया माइनस हो गया उसको जोड़ देंगे, यानी कि 20 5 25,000, 25,000 में से
7,000 रुपया माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना, 18,000। इस तरीके से इसका आंसर कितना आ जाएगा, 18,000 रुपये हो जाएंगे। रोकड़ पुस्तक के अनुसार अधिक खर्च 20,000 है, संग्रह न हुए चेक 5,000 रुपया है, यानी 5,000 घटाने के बाद 20,000 है तो इसको जोड़ देंगे, और प्रस्तुत न हुए चेक जो है 7,000 रुपया, उसको हम क्या करेंगे, यानी कि हमने ओवरड्राफ्ट बढ़ा दिया है तो उसको माइनस कर देंगे। तो 25,000 में से 7,000 माइनस करेंगे तो 18,000 आएगा। इस तरीके से इसका आंसर जो है सी होगा। इसके बाद है लास्ट क्वेश्चन यानी 10वां क्वेश्चन कि दी क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक इज़ 15,000। पासबुक के हिसाब से क्रेडिट बैलेंस यानी कि डिपॉजिट है, फेवरेबल बैलेंस है 15,000, अनकलेक्टेड चेक इज़ 4,000। अगर हम हमारा चेक बैंक में जमा किया है कलेक्शन के लिए, अभी नहीं हुआ है, तो ये 4,000 रुपये इसमें जुड़ जाएंगे, यानी 15 4 19,000 हो जाएगा। चेक्स आर अनप्रेजेंटेड चेक जो हैं वो 1,000 रुपये हैं, और कितना है 1,250 हैं और 500 हैं, यानी कि ये जब चेक बैंक में प्रेजेंट होगा तो इससे हमारा बैलेंस घट जाएगा। तो 1,000 और 1,250, 2,250 और 500, 2,750 माइनस हो जाएगा किसमें से, 19,000 में से। इस तरीके से इसका आंसर 16,250, यानी इसका आंसर ए होगा, न कि बी 22,250, सी 13,750। तो इस तरीके से हमने ये 10 क्वेश्चन इसमें दिया है मल्टी चॉइस इसके लिए। बाकी इसके और मेथड के लिए बैंक रिकॉन्सिलिएशन के संबंधित जो हैं इसके पहले के वीडियो आप देखेंगे। हम आशा करते हैं कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे प्रोत्साहन इससे मिलेगा, और इसको वीडियो को लाइक करेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।